हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूसा क्लासेस। माय नेम इज आदित्य वाधवा और आज हम अपना लेक्चर 2 करेंगे यहाँ पर गुडविल का। तो हमारे पास इस लेक्चर के अंदर पिछले लेक्चर का ही टॉपिक कंटिन्यू होगा और पिछले लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कर रहे थे दैट वाज आवर सिंपल एवरेज मेथड। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने सिंपल एवरेज मेथड देखा था, उसी के कुछ क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर और करेंगे। और एक और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आएगी यहाँ पर डिप्रिसिएशन से रिलेटेड, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको वो एडजस्टमेंट भी दिखाऊंगा। वो एडजस्टमेंट करने से पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे। उसी तरीके के एक आधा क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक चीज समझी थी कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, ये वाला जो दिव्या और ज्योति वाला क्वेश्चन था हमारे पास, दिस क्वेश्चन, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी हमारे पास एबनॉर्मल गेन्स हो रहे थे वो हम लेस कर रहे थे और हमारे जो एबनॉर्मल लॉसेस हो रहे थे हम वो ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग अपने रजिस्टर्स में एक फॉर्मूला लिख लो। और फॉर्मूला क्या लिखना है आप लोगों को, तो वो फॉर्मूला है, ये देखो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला को समझना भी प्लीज, साथ साथ समझते हुए भी चलेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना होता है, इस तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो इस तक पहुंचने के लिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर हमें जो भी क्वेश्चन में गिवन प्रॉफिट या लॉस होता है, गिवन प्रॉफिट या लॉस, इसके अंदर हम लोग क्या ऐड कर रहे थे, अपने सारे के सारे एबनॉर्मल लॉसेस ऐड कर रहे थे। तो यहां पर हम लोगों को एबनॉर्मल लॉसेस ऐड करने हैं और हमें एबनॉर्मल गेन्स लेस करने हैं। देन अगर हम कोई चीज भूल गए, ये तो हो गई एबनॉर्मल चीजें, बट नॉर्मल चीजों का क्या करें अगर हम कोई चीज भूल गए करना। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य वाधवा एंड वेलकम टू पूसा क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो हम लोग लास्ट क्लास में अपना सिंपल एवरेज मेथड हमने स्टार्ट किया था लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 के अंदर भी आपका वही चलेगा। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जहां पर हम लास्ट क्लास में छोड़ा था हमने उसी के दो तीन फटाफट से क्वेश्चंस निपटाएंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर डेप्रीसिएशन और एसेट वाले केस में, जहां पर हमने एसेट को एक्सपेंस मान लिया या फिर एक्सपेंस को एसेट मान लिया, उस केस में डेप्रीसिएशन का भी जो ट्रीटमेंट आएगा वो समझाऊंगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दिव्या ज्योति वाला क्वेश्चन करा था। इसके अंदर हम लोगों ने समझा था जितने भी हमारे एबनॉर्मल गेन्स होते हैं, जो कि हमें फालतू का गेन हो गया किसी पर्टिकुलर ईयर में, वो हमें कंसिडर नहीं करना होता प्रॉफिट के अंदर। क्यों कंसिडर नहीं करना होता, सिर्फ गुडविल निकालने के पर्पज से। हम लोग गुडविल निकालने के पर्पज में क्या समझते हैं कि मैं साल भर में जितना कमाता हूं, अगर मैं किसी और को अपने बिजनेस का नाम दे रहा हूं या अपने बिजनेस की गुडविल दे रहा हूं, तो वो भी साल भर में उतना कमा पाए। तो साल भर में मैंने जितना कमाया, सपोज मैंने 1 लाख कमाया, बट इस 1 लाख के अंदर मैंने कोई एसेट बेचा था, उस एसेट के ऊपर मेरे को गेन हो गया। एसेट बेचकर प्रॉफिट कमाना ये तो मेरा काम नहीं है। तो ये जो गेन उस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है, हमें ये एक्सक्लूड करना होता था। यदि मेरे स्टोर में कहीं आग लग गई, आग की वजह से कुछ गुड्स डैमेज हो गए, उस चक्कर में मुझे लॉस हो गया साल भर में, तो वो लॉस भी मेरा हर साल तो नहीं होगा, हर साल तो आग नहीं लगेगी। या फिर मैं जिसको अपना बिजनेस का नाम दूंगा उसके स्टोर में तो आग नहीं लगेगी, ऐसा तो नहीं है जरूरी। तो इस केस के अंदर हम लोगों को ये एबनॉर्मल लॉस वापस से एड बैक करना होता था। तो हम लोग करते क्या थे, आओ इसको एक फॉर्मूला के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला के टर्म्स में अगर मैं बोलूं, हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रॉफिट गिवन होता था। तो गिवन प्रॉफिट या लॉस जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लिख लो आप लोग भी प्लीज। इसको मैं क्या सिखा रहा हूं, यहां पर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम लोग यहां पर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट सीख रहे हैं। जो भी हमारे को क्वेश्चन में गिवन प्रॉफिट या लॉस है उसको उठाओ, उसके अंदर आप लोगों को वापस ऐड बैक क्या करना है, आप लोगों को यहां पर वापस ऐड बैक करना है एबनॉर्मल लॉसेस। जो भी आपको साल भर में एबनॉर्मल लॉस हो, ये आपको ऐड बैक करने हैं। और यहां से आप लोगों को लेस क्या करना है, यहां से आपको लेस करना है एबनॉर्मल गेन्स। कोई भी अगर आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है वो लेस कर देना है। अब ये तो बात हो गई एबनॉर्मल गेन्स या लॉसेस की। अब यहां पर अगर हमारे पास नॉर्मल गेन्स या लॉसेस है, जो कि हमें नॉर्मली लेना चाहिए था, यानी कि मेरा माल बेच करके जो मेरे को प्रॉफिट मिला वो तो मेरे को प्रॉफिट में कंसिडर करना चाहिए। जस्ट इन केस मैं वो डालना भूल गया अपने प्रॉफिट के अंदर, तो मुझे डालना पड़ेगा, ओमिट कर गया, ओमिशन वर्ड हम पढ़ते थे। अगर मैं कोई खर्चा या कोई इनकम ओमिट कर गया डालना, तो वो तो मेरी नॉर्मल इनकम या नॉर्मल गेन है ही, वो तो मेरे को लेना ही होता है। तो यहां पर हम लोग ऐड कर देंगे नॉर्मल गेन और हम लोग लेस कर देंगे नॉर्मल लॉस। तो यहां पर हमारे पास यहां पर वैल्यूज आ जाएंगी। जो लेस वाला है उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, जो प्लस वाला है उसको मैंने नॉर्मली लिख दिया। और यहां पर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारा ये हमारा निकल के आ जाएगा यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें यही निकालना होता है। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट आता है, देखते हैं हम क्वेश्चन में कितने सालों का प्रॉफिट लेना है, उतने सालों के प्रॉफिट का हम लोग एवरेज निकालते हैं, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स
परचेज से। तो यहाँ पर हम लोग अपना एक क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है अरुण एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ये लोग मनु एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और नीचे लिखा है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स मनु वुड बी गिवन 2/5 ऑफ द शेयर इन द प्रॉफिट। मनु को 2/5 शेयर मिलेगा। देखो यहाँ पर ये एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन है, जो कि आपके पास आगे एडमिशन वाले चैप्टर में आएगा। तो इस क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, क्योंकि एडमिशन के अंदर मैं आपको ये करवाऊंगा कि न्यू रेशियो कैसे निकाली जाती है। फिर आगे कहता है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये काम की चीज है। तो गुडविल कब वैल्यू होगी, कैसे वैल्यू होगी, 2 इयर्स परचेज ऑफ 3 इयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। यानी कि एवरेज प्रॉफिट लेना 3 साल का और उसको मल्टीप्लाई कर देना अपने 2 इयर्स से। तो यहाँ पर देखते हैं पिछले 3 सालों में एवरेज प्रॉफिट कैसे कैसे क्या क्या निकलेगा। तो हमारे पास 2020, 2019 और 2018 के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। प्रॉफिट 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो यहाँ पर 40,000 रुपए का नुकसान होने के बावजूद हमारे पास 30,000 का प्रॉफिट था। सोचो अगर ये नुकसान ना हुआ होता तो हमारा प्रॉफिट आज कितना होता। हमारा प्रॉफिट आज होता 30,000 प्लस 40,000 विच इज 70,000। आगे बढ़ते हैं। कहता अगले साल में लॉस हुआ 80,000 रुपए का, जिसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पेड ₹1,10,000। तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन क्या होता है, जब कोई एम्प्लॉय वॉलेंटरीली अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेता है। हुआ क्या था बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जब कंप्यूटर्स का यूज हुआ था बहुत ज्यादा, एकदम से कंप्यूटर्स आ गए थे और पहले रजिस्टर्स मेंटेन होते थे। तो काफी सारे एम्प्लॉयज ने क्या किया था, उन्होंने कहा कि हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता और इस एज में 50-55 की एज में हम सीखना भी नहीं चाहते कंप्यूटर चलाना। तो उन लोगों ने वहां पर वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया था। और जब भी कोई एम्प्लॉय वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेता है तो हमें उसे कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। तो वो कॉम्पेंसेशन 1,10,000 रुपए का, ये कॉम्पेंसेशन क्या हमें हर साल देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा हर साल। क्या जिसको हम अपने बिजनेस का नाम देंगे या गुडविल के तौर पे हम अपने बिजनेस का कुछ भी चीज देंगे, तो क्या उसको भी हर साल वॉलेंट्री रिटायरमेंट देना पड़ेगा या किसी पर्टिकुलर ईयर में देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। सो दिस इज आवर एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पर ये भी हमारा एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉसेस को हमें एड बैक करना पड़ता है और ये भी हमारा एबनॉर्मल लॉस है। अब कई बच्चों को ये समझने में कंफ्यूजन होगी, वो इसको कहीं नॉर्मल लॉस समझ के ना बैठ जाएं। ये भी हमारा एबनॉर्मल लॉस है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन हर साल नहीं देना होता। जो खर्चा हमारा रेकरिंग नहीं होता या फिर नॉन रेकरिंग होता है, जो कि बार बार हर साल नहीं आता, वो हमारा नॉर्मल खर्चे नहीं माने जाते, वो हमारे एबनॉर्मल लॉसेस माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रॉफिट 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑन प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग, ये सारे फर्नीचर फिक्सर्स फिक्स एसेट्स होते हैं। कोई फिक्स एसेट बेचा, उसके ऊपर हमें 30,000 रुपए का फायदा हो गया। क्या ये 30,000 रुपए का फायदा हमें हर साल होगा, क्या ये हमारा नॉर्मल गेन है, ये नॉर्मल गेन नहीं है। हमारा काम हमारे फिक्स एसेट्स बेचना नहीं है, हमारा काम क्या है, हमारे नॉर्मल गुड्स बेचना। तो ये गुड्स बेच करके फायदा नहीं हुआ, इसलिए नॉर्मल गेन का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है, ये हमारा एबनॉर्मल गेन का पार्ट है। दिस इज आवर एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन्स गिवन है। यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट के अंदर गिवन प्रॉफिट जो हमारे पास ये है गिवन प्रॉफिट, इनके अंदर आप लोग एडजस्टमेंट करोगे, एडजस्टमेंट करके आप लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे। तो आप लोग क्यों निकालोगे, मैं निकालूंगा ना आपके लिए। यहाँ पर टीचर मैं हूँ, पढ़ा आपको मैं रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ईयर, देन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हमारी प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर हम लोग यहाँ पर अपनी लिख लेते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पर इसको टैबुलर फॉर्म के अंदर करने वाला हूँ। तो टैबुलर फॉर्म के अंदर देखो मैं आपके लिए यहाँ पर कॉलम्स बना लेता हूँ फटाफट से। ऐसे में हमारे लिए इजी हो जाता है बहुत ज्यादा ना, और टीचर को भी क्लैरिटी रहती है जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला साल है 2020, हम हमेशा उल्टे सालों से शुरू होते हैं। देन हमारे पास है 2019 और फिर हमारे पास है 2018। अब यहाँ पर हमारे पास कितना प्रॉफिट था, पहले साल में था हमारे पास 30,000 रुपए। देन हमारे पास लॉस था 80,000 का, तो लॉस है तो मैं नेगेटिव में लिखूंगा। फिर हमारे पास अगेन प्रॉफिट है कितने का, 1,10,000 रुपए का। तो यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट्स कितनी कितनी है, ये जो स्टॉक बाय फायर है ये हमने डेबिट कर दिया था, डेबिट कर दिया यानी कि हमने 40,000 रुपए माइनस कर दिया था ऑलरेडी। माइनस करने के बाद 30,000 रुपए है, तो ये हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट के अंदर प्लस करना पड़ेगा। देन हमारे पास लॉस आ गया, ये वाला एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस भी हमें ये वाला वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। तो 80,000 के अंदर मैं प्लस कर दूंगा 1,10,000 रुपए। और यहाँ पर फिर हमारे पास इंक्लूडिंग अ गेन जो है, ये हमारे पास एबनॉर्मल गेन है 2018 के प्रॉफिट में,
ये अब नॉर्मल गेन मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस के लिए यहाँ पर आई राइट डाउन माइनस में 30,000। अब यहाँ पर आप लोग अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट पहले साल में आएगा 70,000, सेकेंड ईयर में देखो -80 प्लस 1,10,000, 80,000 अगर मैं माइनस में हूं और मैं इसके अंदर 1,10,000 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो -80,000 प्लस 1,10,000। कई बच्चे ना इसको 1,90,000 लिखाते हैं। प्लीज यहाँ पर अपनी मैथ थोड़ी सी ठीक रखना और यहाँ पर आप लोग इसको 1,90,000 मत लिखना। 80,000 माइनस में और 1,10,000 प्लस में है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30,000 रुपीज पॉजिटिव में। फिर हमारे पास है 1 10 माइनस 30, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 80,000 रुपीज। अब आप लोग यहाँ पर इसको टोटल कर लो। अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये मेरे पास आता है 1,80,000। अब हमारे पास तीनों सालों का टोटल आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए क्या करूंगा, 1,80,000 को मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, विच विल बी इक्वल टू ₹60,000। यहाँ पर हमारी जो गुडविल आ जाएगी, तो गुडविल का फॉर्मूला हम सबको पता है। यहाँ पर क्या होता है एवरेज प्रॉफिट के केस में, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो था यहाँ पर दैट वाज 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1,20,000 एंड दैट्स आवर गुडविल। और ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर बन जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब आओ एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, वहां पर आप लोग कोशिश करना मेरे साथ साथ, या मेरे को पॉज कर लेना और मेरे से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करना। देन उसके बाद मैं आपको डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा एक। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है भास्कर एंड पिल्लाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। दे एडमिटेड कनिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। कनिका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कनिका जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना, जिसका एडमिशन होता है नए पार्टनर का, उसको अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आना होता है। अपना शेयर ऑफ गुडविल कैसे लाएगा सर, हम कहते हैं कि भैया फर्म की वैल्यूएशन इतनी है, सपोज फर्म का जो गुडविल है वो 1,00,000 रुपए है, हम बराबर के पार्टनर्स हैं, तो हर पार्टनर की गुडविल जो होगी, रिस्पेक्टिव गुडविल होगी, वो होगी 33,333,333। तो हमारे पास ये तीनों की गुडविल होनी चाहिए। अब अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसको इक्वल अपने अमाउंट की गुडविल लानी पड़ती है फर्म के अंदर। ये हम एडमिशन के अंदर सीखेंगे। आगे कहता है गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 इयर्स परचेज, यानी कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज यहाँ पर 2 है, ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स। और पिछले 3 साल का मैं एवरेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स एंडेड 31 मार्च वर। अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट्स दे रखे हैं। प्रॉफिट्स के अंदर देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहले साल में 2018 में, यानी कि 50,000 रुपए हमें दे रखा है। ये पहला साल नहीं है, तीसरा साल है, प्रीसीडिंग थर्ड ईयर है हमारे पास। पिछला साल होता है हमारे पास 2020, फिर आता है हमारे पास 2019 और फिर आता है हमारे पास 2018। तो 2018 में जो 50,000 का प्रॉफिट था, उसके अंदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5,000 इंक्लूडेड था। तो हमारा काम एसेट बेचना नहीं है, यानी कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एबनॉर्मल गेन। इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। फिर अगले साल जो हमारे पास लॉस हुआ 20,000, इसके अंदर हमारे पास 30,000 का साल भर में लॉस बाय फायर भी हो गया था। और ये लॉस बाय फायर हर साल नहीं होता हमारे पास, तो ये हमारे पास यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस है हमारा। हमें अपने नॉर्मल लॉस को वापस से एड बैक करना होता है। देन वी हैव प्रॉफिट थर्ड ईयर में, या यानी कि बात करूं फर्स्ट ईयर में, पिछले साल में 70,000 रुपए, जिसके अंदर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया था हमने। तो इंश्योरेंस क्लेम भी हमें हर साल रिसीव नहीं होता। सोचो मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी अगर ठुक जाएगी तभी तो मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। क्या उस क्लेम को मेरे को अपने प्रॉफिट में डालना चाहिए? सर बिल्कुल डालना चाहिए, अगर आप नॉर्मली अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो। लेकिन अगर आप गुडविल के पर्पज से बना रहे हो तो आप हर साल तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं लोगे। मैंने कहा बिल्कुल हर साल तो मेरी गाड़ी नहीं ठुकेगी और मैं इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम हर साल नहीं लूंगा। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000 रुपए। हमारी फर्म ने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, उसके ऊपर हमारी कमाई हुई कुछ। जब हमने कहीं और इन्वेस्टमेंट करी हुई है और उसके ऊपर हमारी कुछ कमाई हो रही है, तो वो जरूरी तो नहीं है सामने वाली फर्म जिसको हम अपना गुडविल के लिए नाम दे रहे हैं बिजनेस का, वो भी वही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जिनके ऊपर हमें डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पर क्या पता हमारी फर्म ने टाटा मोटर्स या मारुति सुजुकी या रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी हो। तो ये जो हमारी कमाई है, ये हमारे प्रॉफिट का पार्ट नहीं बननी चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल ओनली, सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करते वक्त ये हमारे प्रॉफिट्स का पार्ट नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास एबनॉर्मल गेन्स हो जाएंगे। अब आप लोगों को पता है एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेस का क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेस को कंसिडर करते हैं, देन हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। तो आओ फटाफट से यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं ईयर, और फिर हमारे पास प्रॉफिट या लॉस जो क्वेश्चन में गिवन होता है हमारे पास,
देन हमारा जो थर्ड कॉलम होता है दैट इज एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस। तो हमें यही निकालना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस। अब हमारा सबसे पहला साल है 2020, 20 के बाद हमारा है 2019 और फिर है हमारा 2018। प्रॉफिट कितना कितना था, प्रॉफिट को हम लिखेंगे पॉजिटिव में, लॉसेस को हम लोग लिखेंगे नेगेटिव में। नेगेटिव के लिए ब्रैकेट बनाते हैं हम लोग अकाउंट्स में। और प्लीज आप लोग कॉमा जरूर डालना। एडजस्टमेंट्स के अंदर पहले साल में अबनॉर्मल गेन था, तो अबनॉर्मल गेन मेरे को माइनस करना पड़ेगा। देन हमारे पास अबनॉर्मल लॉस था, अबनॉर्मल लॉस हम लोग ऐड बैक कर देते हैं, तो 30,000 मैं यहाँ पर ऐड बैक करूंगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या था, 70,000 था, उसके अंदर हमारे पास अबनॉर्मल गेन था। अगेन मेरे को अबनॉर्मल गेन यहाँ से लेस करना पड़ेगा, और अबनॉर्मल गेन था हमारे पास 18,000 और साथ में 8,000 रुपए, तो ये मेरे को लेस करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 45,000, 50 माइनस 5, यहाँ पर -20 प्लस 30,000, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव में 10,000, और लास्ट ईयर में 70,000 में से मेरे को माइनस करने हैं 26,000। तो 70 में से अगर मैं 20,000 माइनस करता हूँ तो 50,000, 50,000 में से और 6,000 माइनस करता हूँ तो दिस बिकम्स 44,000, और यहाँ पर ये मेरा टोटल आ गया 99,000 रुपीज। अब मेरे को यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट 99,000 डिवाइडेड बाय 3। 3 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 3 साल के प्रॉफिट तो एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ जाएगा मेरे पास 33,000, और हमारे पास जो गुडविल है, यहाँ पर हमारे पास गुडविल आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड क्वेश्चन के अंदर 2 था, एवरेज प्रॉफिट हमने ऊपर निकाल लिया, तो हमारी जो गुडविल आ गई दैट इज रुपीज 66,000। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमसे एक और चीज पूछ रहा था, ये तो हमारी गुडविल आ गई। क्वेश्चन कह रहा था बताओ कनिका का शेयर कितना होगा, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट बाय कनिका। गुडविल तो निकालनी थी, साथ में कह रहा था कनिका का शेयर भी बताओ। तो कनिका कौन है, जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रही है, और कनिका कितने शेयर के लिए आ रही है, यहाँ पर देखो स्क्रीन के ऊपर 1/4 शेयर के लिए आ रही है। तो यानी कि उसको गुडविल भी कितनी लानी पड़ेगी, 1/4, और 1/4 कितना, किसका, गुडविल का। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कनिकाज शेयर ऑफ गुडविल, और कनिकाज शेयर ऑफ गुडविल यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 66,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 विच विल बी इक्वल टू रुपीज 16,500, एंड दैट्स आवर आंसर। तो हमारे पास ये हमारा पहला पार्ट का आंसर, ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके अब मैं और क्वेश्चन नहीं करा रहा, अब हम लोग सीधा डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस पे स्विच करेंगे, और उसी के अंदर अब नॉर्मल लॉसेस और अब नॉर्मल गेन्स के पार्ट्स भी आते रहेंगे। दिस इज प्रीटी सिंपल नाउ। तो यहाँ पर ये देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभय बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इनकी यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। दे अग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। दमन को भी ये लोग इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एडमिट कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज, यानी कि 4 साल की परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे पास 4 आ गया, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। तो पिछले 5 सालों के दे रखे हमें प्रॉफिट 16, 17, 18, 19, 20। सर गलत बोल रहे हो, उल्टा शुरू किया करो हमेशा। तो मैंने कहा ठीक कह रहे हो, मैंने तुम लोगों को सिखाया उल्टा शुरू करो। पहले 2020 का देखेंगे, फिर 19, फिर 18, फिर 17 और फिर 16। तो हमारे पास ये पहला साल हो जाता है, पिछला पहला साल, पिछला दूसरा साल, पिछला तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया, लेकिन किसी ना किसी क्वेश्चन में टकराएगा। आपको ना पिछला यहाँ पे छठा साल भी दिया होगा, और बोल रहा होगा पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स निकालो। तो जब आप निकालने लगोगे ना, अब यहाँ से ना शुरू हो जाना, बस आप ऐसे मत शुरू हो जाना 16, 17, 18, 19, 20। हमेशा आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना होता है। तो हमारे पास पिछला साल कौन सा होगा, 20, 19, 18, 16, 17, 15, 14। तो हम लोग ऐसे चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 19 की बात कर रहा है, यानी कि कौन से साल की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 20 की। तो हमारे पास ये कौन से साल को बिलोंग करता है, देखो यहाँ पर ये हमें दे रखा है 31 मार्च के नीचे फिगर्स दे रखे हैं। ये जो नीचे 16, 17, 18, 19, 20 के फिगर्स दे रखे हैं, ये दे रखे हैं ईयर एंडेड 31 मार्च। तो ईयर एंडेड 31 मार्च 20, यानी कि यहाँ पर ये जो बात हो रही है, ये हो रही है ये वाले साल की, लास्ट जो हमारा फर्स्ट ईयर या लास्ट ईयर जिसको भी आप कह सकते हो, इस साल की बात कर रहा है कि इस साल के अंदर क्या हुआ। एक कार 1 लाख रुपए की खरीदी थी,
लाख रुपए की कार खरीदी और उसको गलती से कहां डाल दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझो यहाँ पर कार हमारे पास कहां पर जाती है, एसेट अकाउंट में जानी चाहिए, एसेट्स में जानी चाहिए, एसेट्स यानी कि बैलेंस शीट में जानी चाहिए। और हमने इसका रॉन्ग ट्रीटमेंट क्या कर दिया, हमने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस यानी कि पीएनएल अकाउंट के अंदर डाल दिया। जब मैं अपना अननेसेसरीली एक्सपेंस बढ़ा रहा हूं, ये यहां पर जाना नहीं चाहिए था, अब मैंने डाल दिया तो यानी कि मैंने अपना खर्चा बढ़ा दिया। खर्चा बढ़ाने का मतलब होता है मैंने अपना प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया। मैंने अपना प्रॉफिट जो रिड्यूस करा वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए था, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मेरे को ये एड बैक करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज। तो ये जो 1 लाख है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर हमारा एबनॉर्मल एक्सपेंस है। हमें ये एक्सपेंस नहीं लेना था, तो इसे हमें वापस से एड बैक करना पड़ेगा। तो सर इतनी सी बात थी, तो इतना आप हवा क्यों मचा रहे थे इस क्वेश्चन का, इतनी सी बात नहीं है, आगे सुनो। ऑन विच डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 25% पर एनम। अब इसके ऊपर 25% डेप्रीसिएशन भी चार्ज होना था। जब हमने इसको एक्सपेंस मान लिया होगा और एसेट नहीं माना होगा, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं ये वाले कंडीशन के अंदर जो हमने कर दी गलती से, यहाँ पर जब हमने इसको एक्सपेंस मान लिया तो हमने इसके ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगाया होगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन किन पर लगता है, एसेट्स पर लगता है। हमने इस कार को एसेट माना ही नहीं, तो इसके ऊपर हमने डेप्रीसिएशन भी नहीं लगाया होगा। अब मेरे को इसके अंदर डेप्रीसिएशन भी लगाना पड़ेगा। तो ये जो डेप्रीसिएशन का मेरा खर्चा आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख रुपए के ऊपर, 1 लाख रुपए के ऊपर मेरा 25% डेप्रीसिएशन लगेगा पर एनम के हिसाब से। अब यहाँ पर हम लोग 1 अप्रैल को कार खरीदी थी, तो यानी कि पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा, तो पर एनम के हिसाब से पूरा साल 25% लग जाएगा, जो कि 25,000 रुपए आएगा। ये 25,000 डेप्रीसिएशन लगना चाहिए था। ये जब डेप्रीसिएशन लगेगा तो ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को नीचे ले आएगा 25,000 रुपए से, और मेरा प्रॉफिट यहाँ पर 25,000 से कम हो जाएगा। अब और क्लैरिटी के लिए हम लोग अपनी टेबल बनानी शुरू करते हैं और फिर हम लोग उसमें समझेंगे। तो टेबल के अंदर जो हमारा सबसे पहली चीज होती है दैट इज आवर ईयर। उसके बाद हम लोगों के पास आ जाता है प्रॉफिट या लॉस जो क्वेश्चन में गिवन होता है। देन हमारे पास आ जाती है यहाँ पर एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट्स के बाद हम लोग निकालते हैं यहाँ पर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस ये देख लेंगे कितना आएगा। तो ईयर हम लोग लेते हैं रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ पर 31 मार्च 20 की बात हो रही है। देन हमारे पास 19, 18, 17, 5 साल थे ना, और 16 ये हमारे पास लास्ट है। अब हम लोग यहाँ पर टेबल से ही उठा लेंगे ये सारे प्रॉफिट्स, 1.5 लाख, 3.5, तो 590 सबसे पहले 2020 में 590 का लॉस है हमारे पास 5,90,000। देन अगर हम आगे बढ़े 7, 10 और 5 और 3.5, 7, 10, 5 लाख, और यहाँ पर 3,50,000। और 2016 में कितना था हमारे पास, आओ 16 में भी देख लेते हैं। 16 में हमारे पास था 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज। चलो जी, अब यहाँ पर हम लोग लाइन खींचते हैं और अपनी एडजस्टमेंट्स पर आ जाते हैं। तो एडजस्टमेंट के अंदर हमने 1 लाख रुपए जो थे वो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिए थे, डालने थे कार के अकाउंट में, एसेट के अकाउंट में। क्योंकि मैंने एक्सपेंसेस में डाल दिए थे तो मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था, जो कि गलत था, वो मेरे को नहीं करना चाहिए था। अब कर दिया तो अपनी गलती को सुधारेंगे, सुधारने का मौका मिला है तो हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, वापस से वो 1 लाख रुपए एड बैक करना पड़ेगा। तो लो जी, मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए तो एड बैक कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। और क्या करूं, अब ये मेरी कार होती, अगर ये मेरा एसेट होता तो मैंने अब इसको एसेट बनाया होता, यहां पर मेरे को इसके ऊपर 25% डेप्रीसिएशन भी चार्ज करना होता। तो डेप्रीसिएशन 1 लाख के ऊपर अगर मैं 25% चार्ज करूं तो 25,000 रुपए, जो कि मेरा नॉर्मल खर्चा है, और नॉर्मल खर्चों को मेरे को क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। मेरे प्रॉफिट में से नॉर्मल खर्चे तो माइनस होंगे ही होंगे। ये देखो मैंने आपको यहाँ पर बनवाया भी था। ये रहा, जो नॉर्मल लॉसेस हैं हमारे, नॉर्मल लॉसेस तो हमें माइनस करने ही होते हैं। तो यहाँ पर जो डेप्रीसिएशन है वो हमारा नॉर्मल लॉस है, और उस नॉर्मल लॉस को 25,000 रुपए को मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा ताकि मैं सही प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाऊं। अब हम लोग अगले साल की तरफ बढ़ते हैं और एडजस्टमेंट्स को देखते हैं क्या कहता है। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, देखो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेड का क्या मतलब होता है, बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, वो तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो तो सही इन्वेस्टमेंट है, वो तो नॉर्मल कोर्स में होती ही होती है। नॉन ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड जो कि नहीं होती। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर पूसा क्लासेस चला रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं 1 लाख रुपए के मारुति सुजुकी के शेयर्स खरीद लेता हूँ, तो क्या ये मेरी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, मैं ये कह सकता हूँ क्या ये मेरा बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है। ये मेरा बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मेरी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है।
इसके ऊपर मेरी जो भी कमाई होगी वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा, दैट विल बी माई एबनॉर्मल प्रॉफिट, और मेरे को अपने प्रॉफिट में से इसे हटाना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास कितना आया, इंटरेस्ट आया 10,000 रुपए का, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड 20, दोनों सालों की बात कर रहा है। मैं यहाँ पर जल्दबाजी में अगर नीचे नहीं पढ़ता पूरी स्टेटमेंट तो मैं क्या करता, मैं किसी एक पर्टिकुलर साल में से इस एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देता, बट यहाँ पर इसने 2 साल बोले हुए हैं, कौन कौन से, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 2020, यानी कि इन दोनों सालों में मेरे को ये 10-10 हजार का फायदा हुआ, जो कि मेरा नॉर्मल फायदा नहीं है। तो मेरे को ये 10-10 हजार रुपए माइनस करने पड़ेंगे, तो मैं सबसे पहले 20 में से माइनस कर देता हूँ, और फिर मैं इसको 2019 में से माइनस कर देता हूँ। और कुछ है क्या हमारे पास, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब कह रहा है सीधा सीधा गुडविल कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं आई। आओ गुडविल निकालते हैं। तो पहले साल में हमारे पास लॉस था 5,90,000 का, तो ये मैं माइनस में ले लूंगा 5,90,000। इसके अंदर हम लोगों को 1,00,000 रुपए जोड़ना है, फिर हमें यहाँ से 25,000 रुपए माइनस करना है, और हमें यहाँ से 10,000 रुपए माइनस करना है। तो यहाँ पर जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास नेगेटिव में 5,25,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, अगले साल में हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव में 7,00,000। नेक्स्ट ईयर तो हमारे पास अब कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं अगले सालों में, तो यहाँ पर आप लोग सीधा सीधा वही अमाउंट्स लिख सकते हो। इधर भी आ जाएगा हमारे पास 1,50,000। अब इनका आप लोग टोटल कर लो, यहाँ पर टोटल कितना कितना आएगा, नेगेटिव 5,25 में 7,00,000 जोड़ देता हूँ, फिर मैं उसके अंदर 5,00,000 जोड़ देता हूँ, और फिर उसके बाद 5,00,000 और जोड़ देता हूँ, 3.5 प्लस 1.5, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 11,75,000। अब हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट या चलो सीधा गुडविल निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर सीधा गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज थे, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना था और मल्टीप्लाई करना था 4 से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे पास 4 था, तो आओ यहाँ पर देखो। चलो यहाँ पर मेरे पास एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आएगी। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पे निकाल रहा हूँ, आप लोग कैसे निकालोगे, हाथों से करके। प्लीज यहाँ पर कैलकुलेटर्स आप लोग यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 2,35,000। एक सेकेंड, तो 11,75,000 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, ये आता है हमारे पास 2,35,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 9,40,000, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। तो इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, 9,40,000 रुपए हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर। तो ये हमारी गुडविल आ गई। आओ एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। कहता है गीत एंड मीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट जीत इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। 3 साल का परचेज, यानी कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना आ गया, 3 आ गया। मैं अगेन कह रहा हूं ये कंफ्यूजन मत करना, आप लोग कई बार गड़बड़ करोगे। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितनी है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखना अपने क्वेश्चंस में। ऑन एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है और 3 साल का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर, पिछले 5 साल का प्रॉफिट। अगेन पहला साल हमारा 31 मार्च 2020, फिर 19, 18, 17 और फिर 16। हम लोग ऐसे उल्टा चलेंगे, पिछले 5 साल की बात करनी है क्योंकि हमें। आगे क्या कहते हैं नीचे, द फर्म हैड अ गेन प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2017। ये जो गेन था, ये गेन हमने क्रेडिट कर दिया था कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगेन आप लोगों को सबको पता, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, हमारा एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन को हमें माइनस करना पड़ता है। कहां से माइनस करना पड़ता है हमें, एबनॉर्मल लॉस को हमें प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर, बस हम ईयर्स का ध्यान रखेंगे यहाँ पर। There was an abnormal loss of ₹20,000 incurred in the year of 31st March 18 because of a machine becoming obsolete in accident। इसने बोल ही दिया एबनॉर्मल लॉस, तो हमें यहाँ पर पता है एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग वापस से ऐड कर देंगे उस साल के प्रॉफिट में, 31 मार्च 18 एंडेड वाले प्रॉफिट में। फिर आगे क्या कहता है, आगे कहता है ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई। देखो यहाँ पर हमने 1 जुलाई को एक मशीनरी खरीदी थी, कौन सी, सेकंड हैंड मशीनरी। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास 11th में हम पढ़ के आए हैं, चाहे हम नई मशीनरी खरीदें चाहे हम सेकंड हैंड मशीनरी खरीदें,
दोनों ही हमारी एसेट में जाती हैं, दोनों से ही कोई फर्क नहीं पड़ता, नई है या पुरानी है, हमारे लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। आगे बात करते हैं, अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए की थी, वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। अब ओवरहॉलिंग कॉस्ट क्या होती है? ओवरहॉल का क्या मतलब होता है? जब भी हम मशीनरी खरीदते हैं तो उसके ऊपर कुछ खर्चे लगते हैं, कैसे? इंस्टॉलेशन का खर्चा, ओवरऑल का खर्चा, इरेक्शन का खर्चा, मे बी उस टाइम पे रिपेयर्स का खर्चा। क्लास 11th में हम लोग पढ़ के आए हैं, जब भी हमने मशीनरी खरीदी, चाहे नई चाहे सेकेंड हैंड, उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो कहां पर जाएगा? मशीनरी अकाउंट में जाएगा, यानी कि एसेट अकाउंट में जाएगा। तो वो एसेट अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन हमने यहां क्या गड़बड़ कर दी? हमने यहां उसको डाल दिया किधर? रिपेयर्स अकाउंट में। तो रिपेयर्स में नहीं जाना चाहिए था। रिपेयर्स में डालने से क्या हुआ? मैंने अपना रिपेयर्स जो होता है, मेरा रिपेयर्स पार्ट होता है, जो रिपेयर्स कॉस्ट होती है वो हमारी पार्ट होती है पीएनएल अकाउंट की। इसकी वजह से जो मेरा प्रॉफिट रहा होगा, मेरा प्रॉफिट इसकी वजह से घट गया होगा। तो यानी कि मेरे को ये 1 लाख प्रॉफिट के अंदर वापस से जोड़ने पड़ेंगे, ताकि मैं अपना नॉर्मल प्रॉफिट दिखा सकूं यहां पर। अब 1 लाख तो वापस जोड़ दूंगा। आगे देखते हैं और क्या कहता है। डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट द रेट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इसके ऊपर अब मेरे को डेप्रीसिएशन भी तो चार्ज करना पड़ेगा, जब मैं इसको अपने प्रॉफिट के अंदर वापस जोड़ रहा हूं, यानी कि इस खर्चे को मैं वापस से जोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा खर्चा नहीं रहा, तो ये मेरा अब एसेट भी तो बनेगा। जब एसेट बनेगा तो एसेट के ऊपर हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना होता है, और डेप्रीसिएशन कितने रेट पर चार्ज करना है? 20% पर एनम। आगे ये कहता हूं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये मेथड क्यों बता रहा है यहाँ पर? अगर हमने पिछले क्वेश्चन में जो किया था उसमें तो नहीं बोला एसएलएम मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। बड़ा पिछले क्वेश्चन की एक खास बात देखना, एक मैं आपको पिछला क्वेश्चन दिखाता हूं। पिछले क्वेश्चन में खास बात क्या थी? हमारा जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आ रहा था ना, वो हमारे पास आ रहा था हमारे लास्ट ईयर में। इसके बाद हमारे पास और कोई साल नहीं था, तो अगले साल हमने जाना ही नहीं था, तो यानी कि अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं थी। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो मशीनरी आ रही है वो 1 जुलाई 18 को आ रही है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये कौन से पीरियड में फॉल करती है? ये 1/4/18 से लेके 31/3/19 वाले पीरियड में फॉल करती है। अगर मैं यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर ये पीरियड दिखाऊं तो ये वाला पीरियड है। इसके बाद हमारे पास एक और साल है, तो पहले साल में मैं डेप्रिसिएशन यहां पर जो इस पीरियड में चार्ज करूंगा वो मैं करूंगा 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट रेट था? 20%। और साथ में हमने मशीनरी खरीदी कब थी? 1 जुलाई को खरीदी थी। तो जुलाई के बाद हमारे पास 31 मार्च तक बच जाते हैं 9 मंथ्स, 9/12। और यहां पर हमारी वैल्यू कितनी आएगी? देखो 1/5 ये कट जाएगा, फिर उसके बाद 3/4 से ये कट जाएगा। देन अगर हम काटें तो ये हमारे पास 120,000, और 20,004 से 5,000, 15,000 रुपए हमारे पास डेप्रीसिएशन आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर। अब ये जो 15,000 डेप्रीसिएशन आया, तो 2020 में भी तो मेरे को डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। मैंने 19 में डेप्रीसिएशन लगाया, मेरा एसेट क्रिएट हो गया 19 में। डेप्रीसिएशन लेस करूंगा 15,000 का 1 लाख में से, तो 1 लाख में से जब 15,000 लेस करूंगा, ईयर एंड पे उस मशीनरी की वैल्यू बच जाएगी 85,000, और 2020 के अंदर मेरे को उसी 85,000 पर पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 17,000 रुपए। तो यहाँ पर इसलिए मेथड बताना बहुत जरूरी था WDV। अगर यहाँ पे बोला होता SLM मेथड है तो हम 1 लाख पर ही 20% डेप्रीसिएशन लगाते, बट सिंस WDV था तो हमने पहले साल का डेप्रीसिएशन माइनस करा, फिर जो वैल्यू बची 85,000 उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। नहीं आया तो अभी हम आगे क्वेश्चन को अपने करेंगे, आपको तब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा टेबल बनेगी अगेन। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लूंगा? सबसे पहले ईयर लूंगा, जैसा कि हमें पता ही है। फिर हमें जो गिवन प्रॉफिट या लॉस होता है क्वेश्चन के अंदर, मैं वो लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या लेना होता है हमें? नेक्स्ट हमें लेनी होती है यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स के बाद हम लोगों को लेना होता है यहाँ पर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं अपना। हम लोग इनके कॉलम्स बना लेंगे। ईयर हमारे पास 2020 है, सबसे पहला जो पिछला साल है। उसके बाद हमारे पास 19, 18, 17, 16, 2020, 2019, 2018, 2017, 5 साल थे हमारे पास, और 2016। साथ में यहाँ पर क्या है? 31 मार्च हमारी कंसिस्टेंट डेट चलेगी, यानी कि ये ईयर एंड डेट्स है यहाँ पर जो ईयर दिए हुए हैं। अब हमारे पास प्रॉफिट या लॉस कितना कितना था, लेट्स जस्ट सी। तो हमारे पास लास्ट ईयर में था 177, फिर 65, तो लिख लेते हैं ये हम यहाँ पर 1,77,000, 65,000, एंड देन वी हैव कितना यहाँ पर 150, 160 और 90। 1,50,000, 1,60,000, और फिर हमारे पास लॉस था यहाँ पर 90,000 रुपए का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब हमारे को एडजस्टमेंट्स करनी है, तो सबसे पहले हम पहली एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये रही हमारी पहली एडजस्टमेंट। कहता था फर्म हैड गेन अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 17।
तो ये गेन तो हमें निकालना पड़ेगा। गेन कितने का था हमारे पास? 50,000 रुपए का। 17 वाले से हमें ये 50,000 रुपए यहाँ पर माइनस करने पड़ेंगे। तो ये गेन मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, पहली एडजस्टमेंट हो गई। अब सेकंड पे आ जाते हैं। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000, 20,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ था। कौन से साल में? 31 मार्च 18 में। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है हमें वापस जोड़ना पड़ता है, तो 20,000 रुपए मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा एडजस्टमेंट में। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या था थर्ड पार्ट, ओवरहॉलिंग कॉस्ट वाला। अब इसके अंदर जो मैंने खर्चा मान लिया, रिपेयर्स अकाउंट में डाल दिया, वो मेरे को रिपेयर्स में नहीं डालना चाहिए, तो वो मैंने गलती कर दी। तो ये गलती कब करी है? ये मैंने गलती करी है 31/3/19 वाला साल जहां पर एंड हो रहा है। तो यानी कि 1,00,000 रुपए यहां पर मेरे को जोड़ने पड़ेंगे, वापस से प्लस करने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर मेरे को डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और डेप्रीसिएशन हमने कितना निकाला था? 1,00,000 के ऊपर 20% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 जो था हमारे पास, ये हमारे पास आई थी वैल्यू यहाँ पर 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए जो डेप्रीसिएशन है ये मेरे को लेस करना पड़ेगा, और अगर मैं ये लेस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहां पर मैं ये 15,000 लेस करूंगा। फिर जब ये साल एंड होगा, 2019 एंड होगा, तो इस एसेट की वैल्यू रह जाएगी 85,000। यही एसेट अगले साल भी जाएगा, अगले साल भी इसमें से मेरे को डेप्रीसिएशन लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तो गलत ट्रीटमेंट कर दिया ना। गलत ट्रीटमेंट मैंने कहां पर किया? गलत ट्रीटमेंट मैंने किया इस साल में। जब 2019 में गलत ट्रीटमेंट हुआ तो 2020 में भी वो रिपेयर्स में रहा होगा, और उसके अगले साल जाकर के अब जब 31 मार्च खत्म हुआ, अब मेरे को ये चीज रियलाइज हुई, तो मैं पीछे जाऊंगा। पहले मैं अपने 2019 को सही करूंगा, पहले मैं इस साल को सही करूंगा। मैंने यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करी और इस साल को सही कर दिया। फिर मैं कहूंगा अगले साल भी तो उसके ऊपर हमने डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया होगा, फिर मैं अगले साल जाकर इसको फिर से ठीक करूंगा। तो ये तो हमारा आ गया 2019 का डेप्रीसिएशन। अब आप लोगों को निकालना है 2020 का डेप्रीसिएशन। तो 2020 का डेप्रीसिएशन कितना आएगा? बची कुछ वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1,00,000 में से मैंने जो 1,00,000 था उसके अंदर से मैंने 15,000 रुपए का डेप्रीसिएशन निकाल दिया, और अब मेरे पास 85,000 बच जाता है। यहां पर इसके ऊपर 20% मैं जब निकालूंगा, अब यहां पर मेरे को मंथ्स भी कंसिडर नहीं करने, क्योंकि पूरे साल की बात हो रही है। तो 85,000 पे 20% अगर हम निकालें, दिस कम्स आउट टू 17,000, और ये 17,000 का हमारा खर्चा होगा। ये 17,000 के खर्चे को हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा एक ऐसा खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है। तो नॉर्मल खर्चा हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अब हम लोग अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हमारे पास 16 में कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। आ जाओ। 177 में से 17 गए तो 1,60,000। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन। 65,000 में 1,00,000 प्लस करना और 15,000 माइनस करने हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1,50,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? 1,50,000 प्लस 20,000, ये हमारे पास आ जाएगा 1,70,000 यहाँ पर। फिर हमारे पास ये 1,10,000 रुपए, और अगेन हमारे पास यहाँ पर 90,000 रुपए का लॉस। मेरे को याद है मेरे 2-3 स्टूडेंट्स ने ना, जब मैंने अपने ऑफलाइन सेंटर में टेस्ट लिया था, तो बच्चों ने 90,000 जो लॉस है ना, इसको पॉजिटिव लिख दिया था और अपना पूरा आंसर गलत कर दिया था। कंटिन्यूअसली मैं देख रहा था 3-4 बच्चों ने टेस्ट में ये गड़बड़ करी थी। या तो उन्होंने चीटिंग करी होगी, चीटिंग नहीं करी तो फिर सबका दिमाग एक जैसा चला होगा। प्लीज आप लोग ये गड़बड़ मत करना प्लस माइनस की। यहाँ पर हम इनका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 5,00,000 रुपए। अब हम लोग यहाँ पर अपना एवरेज प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना एवरेज प्रॉफिट निकालने की जगह मैं यहाँ पर सीधा गुडविल ही निकाल लूंगा, थोड़े से ना अपने स्टेप्स को शॉर्ट करूंगा। तो यहाँ पर जब मैं लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ये लो, मैं यहीं पर ना अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दिखा दूंगा। 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 साल था। क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है। क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3 ईयर्स परचेज, तो यहाँ पर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, और हमारी गुडविल यहाँ पर आ जाती है 3,00,000 रुपीज। क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से यही मांग रहा था, क्वेश्चन ने और कुछ तो नहीं मांगा कि शेयर निकालो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। और हमारी यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ गुडविल आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है? यहाँ पर वो आ रही है हमारे पास 3,00,000 रुपीज। तो आओ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? ओम, शांति एंड नमो आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर्स थे, ओम, शांति, नमो। आई होप सबकी लाइफ में ओम और शांति और नमो रहे। तो दे अग्री टू एडमिट दे फॉर इक्वल शेयर। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 इयर्स परचेज। गुडविल 4 साल परचेज, यानी कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमारे पास 4 आ गया। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स, पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 इयर्स आर 2020 का, 19, 18, 17 और 16, ऐसे इस ऑर्डर में चलेंगे हम लोग। पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। एडजस्टमेंट सिर्फ एक है यहाँ पर, और वही डेप्रीसिएशन वाली है। ऑन 1 अप्रैल 19, यानी कि यहाँ पर कौन सा साल की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 2020 वाले साल की।
इस साल के दौरान क्या हुआ, 5 साइकिल खरीदी गई। साइकिल खरीदी तो साइकिल कौन से अकाउंट में जाती है हमारे पास, साइकिल्स हमारे पास व्हीकल्स अकाउंट के अंदर जाती है। और व्हीकल्स अकाउंट हमारा कहां पर जाता है, ये जाता है हमारा एसेट्स में। व्हीकल्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो हमें इन साइकिल्स को एसेट्स अकाउंट में डालना चाहिए था। देखते हैं क्वेश्चन ने इनको कहां डाला है। वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये गलती से कहां डेबिट कर दिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। अब क्योंकि ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिए तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि खर्चा दिखा दिया ना ट्रैवलिंग के नाम का, बट ये खर्चा तो था ही नहीं। तो मेरे को ये वापस से जोड़ना पड़ेगा, अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह। तो वापस से मैं अपने उस साल के प्रॉफिट में जोड़ दूंगा। डेप्रीसिएशन ऑन साइकिल्स वाज टू बी चार्ज एट द रेट 25% पर एनम। अब एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ मेथड नहीं बताया, डब्ल्यूडीवी है या फिर स्ट्रेट लाइन है। मैंने कहा फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो देखो साल है हमारा, ये जो ईयर एंड अगर आप आइडेंटिफाई करोगे यहाँ पर, तो ये 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक है, यानी कि लास्ट ईयर की बात कर रहा है। और लास्ट ईयर के बाद अगला तो कोई साल है ही नहीं, तो हम इसके ऊपर सीधा सीधा अपना डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे। हमें रिमेनिंग वैल्यू से फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि हमें 21 में थोड़ी ना डेप्रीसिएशन लगाना है। अगर इसके बाद 21 होता साल, 21 साल में हमें किस मेथड पर डेप्रीसिएशन लगाना है, बचे कुचे पर, यानी कि डब्ल्यूडीवी या फिर स्ट्रेट लाइन पर, तब हमें मेथड की जरूरत पड़ती। बट सर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और 21 साल भी हो और यहाँ पे मेथड मेंशन ना हो, तो आप कोई भी मेथड ले सकते हो, नीचे अपनी अजम्पशन लेकर के आ जाना, लिख करके आ जाना। We have assumed that depreciation is charged on SLM method और we have assumed that depreciation is charged on straight line method। तो इसके अंदर आप लोग अपना ईयर्स लोगे और मैंने यहाँ पर आपके लिए फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 31 मार्च ईयर एंडेड 2020, फिर हम ले लेंगे यहाँ पर 19, 18, 17 और 2016। कितना कितना प्रॉफिट या लॉस है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास 1,20,000 का लॉस है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा वो और ज्यादा अच्छा है और वो लास्ट क्वेश्चन होगा, चिंता मत करो, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। इसके बाद बस एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूं, 1,70,000 और यहाँ पर ये हमारे पास 30,000। अब हम लोग देखते हैं इधर, एडजस्टमेंट हमारे पास थी लास्ट ईयर में 20,000 रुपए की 5 साइकिलें थी। बताओ कितनी सस्ती साइकिल हो गई हैं हमारे टाइम पे। तो जब हम लोगों को लेनी पड़ती है साइकिल, आज अगर आप मार्केट में जाओ 7-8 हज़ार से कम कोई अच्छी साइकिल नहीं मिलती है। तो यहाँ पर 20,000 में 5 साइकिल्स मिल गई, यानी कि 4,000 रुपए की एक साइकिल पड़ी, गियर वाली नहीं होगी। तो देखते हैं अब यहाँ पर 20,000 रुपए हमें जोड़ने हैं, वापस से जोड़ने हैं, कहां पर जोड़ने हैं, ये वाले साल में जोड़ने हैं। और ये 20,000 तो जोड़ दिए मैंने, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंस अब रहे ही नहीं, तो वापस इनको जोड़ा। बट ये एसेट में चले गए। एसेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, डेप्रीसिएशन। 25% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। 1 अप्रैल को ली थी साइकिल्स, इसलिए साल भर का होगा पूरे डेप्रीसिएशन चार्ज, मंथ्स कंसिडर नहीं करने। अब यहाँ पर मेंटल कैलकुलेशन करो, 20,000 के ऊपर 25%, तो यानी कि 20,000 इंटू 25 अपॉन में 100। अगर मैं इधर बात करूं 1/4 से कट जाता है 25/100, और 20,000 इंटू 1/4 दैट इज 5,000 रुपीज। तो यहाँ पर 5,000 रुपए मेरे को डेप्रीसिएशन लेस करना पड़ेगा। बाकी किसी साल में कोई एडजस्टमेंट है, बाकी किसी साल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, देखो -1,20,000 के अंदर जब मैं 20,000 प्लस करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 1,00,000। उस -1,00,000 में से और -5,000 करूंगा तो कितना हो जाएगा, -1,05,000। प्लीज ये कैलकुलेशंस में बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। मैंने जितने भी टेस्ट चेक करे मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ और बच्चे इतनी गड़बड़ करते हैं जिसकी हद नहीं है। गड़बड़ क्या होती है, बस प्लस माइनस की गलती रहती है। जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, उनसे भी ये गड़बड़ हो जाती है। तो प्लीज इन कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है यहाँ पर, प्लस माइनस का। बाकी सारे साल में सेम रहेगा ये, जितना जितना था। तो अब तो आपके लिए आसान हो गया क्वेश्चन, अब तो इसको हम फटाफट से निपटा देंगे। देखो मैंने यहाँ पर कितनी देर में करा ये क्वेश्चन, मुश्किल से हमें 5-7 मिनट लगे होंगे, ये पूरा क्वेश्चन अभी हो जाएगा हमारा। तो अगर हम यहाँ पर एडिशन कर लें, 1,40, 2,10, 2,10, 3,10, 3,10 और 30, हमारे पास 3,40। 3,40 में से अगर मैं 1,00,000 माइनस करूँ तो 2,40, 2,40, तो 2,35,000 ये हमारे पास इधर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग अपनी गुडविल निकाल सकते हैं, तो मैं गुडविल यही नीचे ही निकाल दूंगा। थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लेते हैं नीचे, और नीचे हमारी गुडविल आ जाएगी यहाँ पर। तो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पर जो गुडविल आएगी दैट विल बी 2,35,000 डिवाइडेड बाय 5 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट लेना था। और क्वेश्चन क्या कहता है, हमें जो है ईयर परचेज, हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 थे, तो यहाँ पर 2,35,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, हमारी जो गुडविल आ रही है यहाँ पर दैट इज 1,88,000। और ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो कितने कम टाइम में हमने फटाफट से निपटा भी लिया। आओ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन भी होगा ये आपकी इस वीडियो का।
फिर अगली वीडियो के अंदर मेरे को आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना है, वो समझाऊंगा। देन सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत ईजी और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा लव एंड कुश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। जब हमारी ये रिकॉर्डिंग हो रही है इस टाइम टीवी पर रामायण आ रही है, और रामायण में अभी लव कुश वाला पार्ट आया जहां पर लव और कुश का जन्म होता है। तो अच्छे टाइम पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, एकदम से मेरे को ध्यान आ गया, कल ही मैंने एपिसोड देखा था। लेट्स सी। लव एंड कुश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट शुभ इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। यही हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, हमें इन सब चीजों से अभी मतलब नहीं है। गुडविल वाज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। इससे हमें मतलब है पिछले 2 साल का 4 साल का प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे पास यहाँ पर 2 years आ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years वर। पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है 19, 18, 17, 16। इन 4 साल का हमें प्रॉफिट गिवन है। आगे कहता है द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म रिवील्ड एज फॉलोज। फर्म हैड एन abnormal गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 16। ये हम कर सकते हैं, abnormal गेन सीधा सीधा वर्ड दे दिया। फर्म इनकर्ड abnormal लॉस, यहाँ पर भी इसने वर्ड दे दिया 2017 के अंदर। तो abnormal गेन्स और abnormal लॉसेस की हमें ट्रीटमेंट आती है। आगे बढ़ते हैं, रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स ऑन 1 जून 17। अब यहाँ पर उल्टा केस हो गया। उल्टा केस कैसे हो गया? अभी तक क्या था, अभी तक चीजें जानी चाहिए थी एसेट्स अकाउंट में, और हमने कहाँ डाल दी थी? हमने डाल दी थी पीएनएल अकाउंट में। या तो हम डाल रहे थे रिपेयर्स में, या फिर हम डाल रहे थे कहां पर? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। अब हमने क्या करना था? अब हमें डालना चाहिए था पीएनएल अकाउंट के अंदर। अब हमें पीएनएल अकाउंट में डालना चाहिए था, क्योंकि खर्चा जो था वो पीएनएल से रिलेटेड था। बट हमने उसको कहां डाल दिया? हमने उसको व्हीकल्स या फिर एसेट्स अकाउंट के अंदर डाल दिया। अब उल्टा केस आ गया। तो उल्टा केस भी हो सकता है, गलती इधर वेज हो सकती है, यहां से वहां या वहां से यहां। तो हमारे पास अब उल्टी जो गलती है इसको कैसे सही करना है वो देख लेंगे। बोलता है रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट ऑन 1 जून 2017। यानी कि कौन से साल की बात कर रहा है? सबसे पहले देखो ईयर आइडेंटिफाई कर लिया करो। 1/4/17 से लेकर के 31 मार्च 18, इस ईयर की बात कर रहा है कि इस ईयर में ये गड़बड़ हुई है। अब व्हीकल्स में डाला होगा तो व्हीकल्स के ऊपर तो भैया डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है। तो हमने व्हीकल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा। कितना चार्ज कर दिया? 12% पर एनम। क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, इस वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। हमें ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट वापस से एड बैक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? इस क्वेश्चन को ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसलिए है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये जो हमारा साल है ये है 17 और 18। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो साल है 17-18 वाला साल यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसके बाद एक और साल बचता है, और इस साल में भी हमने यही गड़बड़ करी होगी कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा, और हमें डेप्रिसिएशन वापस से एड बैक करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा और हमारे पास लास्ट ईयर में कुछ गड़बड़ हो रही होगी, तो क्वेश्चन मेथड स्पेसिफाई नहीं करेगा कि किस मेथड पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। बट एक साल से अगर हम दूसरे साल पे नीचे जाएंगे तो हमारे पास मेथड भी गिवन होगा क्वेश्चन में। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मेथड गिवन है। कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पर WDV नहीं है तो हमारे लिए कैलकुलेशंस और इजी हो जाती हैं। अब आओ यहाँ पर देखते हैं हम लोग। मैं आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट बनाता हूँ, और फिर फॉर्मेट के अंदर हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला साल कौन सा? सबसे पहला साल जो है हमारे पास 31 मार्च 19। तो यहाँ पर हम लोग ईयर एंडेड के साथ लिखेंगे 31 मार्च 2019। फिर हमारे पास 2018। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा पूरा लिखना, मेरी तरह कामचोर मत बनना। हमारे पास यही 4 साल है मेरे ख्याल से। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 4 साल है हमारे पास। इन चारों सालों के कितना कितना प्रॉफिट लॉस हुआ देख लेते हैं। 144 ये हमारे पास प्रॉफिट था, यहाँ पर हमारे पास लॉस था 55,000 का। देन क्वेश्चन में क्या कहता है? देन है हमारे पास 1,70,000 का प्रॉफिट। तो 1 लाख और साथ में 70,000। अब एडजस्टमेंट्स देख लो। सबसे पहले पहली दो एडजस्टमेंट निपटाते हैं। पहला क्या कहता है? फॉर्म हैड एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2016। तो एबनॉर्मल गेन हमें क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है। तो 10,000 का एबनॉर्मल गेन था ईयर एंड 16 में, यहाँ से माइनस कर लेंगे। फिर अगला क्या कहता है? फॉर्म इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 रुपए ड्यूरिंग ईयर एंड 17। तो 17 वाले में जो एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, वो हमें यहाँ पर एड बैक करना पड़ेगा। उसके बाद अब हम अपनी थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पर आते हैं। प्लीज इसको ध्यान से करना, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ये एडजस्टमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग 50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट।
रिपेयर्स में जाना चाहिए था, गलती से व्हीकल्स में डाल दिया इस साल के अंदर। तो यहाँ पर 31 मार्च 18 में सबसे पहले तो क्या करो, व्हीकल से निकालो इसको बाहर और इसको एक्सपेंस बनाओ और पीएनएल में डालो। जब इसको एक्सपेंस बनाऊंगा और पीएनएल में डालूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये हमारा जो एक्सपेंस था ये था 50,000 रुपए का, तो मैं यहाँ पर 50,000 रुपए माइनस कर दूंगा क्योंकि ये मेरा खर्चा है और ये खर्चा होना चाहिए था। अब मैंने इसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा, तो डेप्रीसिएशन मैंने इसके ऊपर कितना चार्ज किया होगा, डेप्रीसिएशन हमने चार्ज किया होगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12%। और मंथ्स भी देखो, मंथ्स यहाँ पर दे रखे हैं हमारे पास। कब किया था हमने, 1 जून 17 को। तो 1 जून से लेकर हमारे पास 31 मार्च तक होते हैं 10 महीने। तो यहाँ पर मेरे को इसको 10/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ये कट गया हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर बच जाता है 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए हमने इसके ऊपर डेप्रीसिएशन भी लगाया होगा। मैं एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास 5,000 रुपए डेप्रीसिएशन जो है ये चार्ज किया होगा, ये नहीं चार्ज करना चाहिए था। वापस से इसे मुझे प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा ताकि मेरा प्रॉफिट वापस से बढ़ जाए। तो यहाँ पर मैं वापस से इसके ऊपर 5,000 रुपए जोड़ दूंगा। जब ये अगले साल गया होगा तो अगले साल भी ये व्हीकल्स में ही रहा होगा बैलेंस। व्हीकल्स में फिर हमने डेप्रीसिएशन लगाया होगा कितने का, अब की बार हमने लगाया होगा पूरे साल का। ये तो यहाँ पर बात हो गई डेप्रीसिएशन की 31 मार्च 18 की। अब मैं यहां पर अगर बात करूं 31 मार्च ईयर एंडेड 19, इस साल में क्या रहा होगा, इस साल में हमने 50,000 के ऊपर पूरा यहाँ पर हमने 12% चार्ज किया होगा और वो हमने चार्ज किया होगा 6,000 रुपए। सर 50,000 पे ही क्यों लिया, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मेथड जो है हमारे पास वो एसएलएम है और एसएलएम मेथड के अंदर ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, यहाँ जितने पे हमने खरीदा था विच इज 50,000, तो उसी के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है। और डब्ल्यूडीवी में किसके ऊपर लगता है बच्चों, डब्ल्यूडीवी के अंदर बचे कुचे बैलेंस पे, रिटर्न डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस जिसको हम कहते हैं, बची कुची वैल्यू पे। तो यहाँ पर बची कुची वैल्यू पर नहीं लगाना, ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाना है। तो यानी कि अगले साल हमारे पास 6,000 डेप्रीसिएशन लगा होगा 2019 में, जो कि नहीं लगना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो वापस इस 6,000 को मेरे को एड बैक करना पड़ेगा 2019 वाले साल में। आई होप अब आपको समझ में आया, जब एक साल से अगले साल तक डेप्रीसिएशन कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे पास। प्लीज क्वेश्चन में ध्यान रखना, कई बार लास्ट ईयर में जब कह रहा होगा डेप्रीसिएशन और ये वाली जो गलती करी होगी कि एसेट को एक्सपेंडिचर मान लिया या एक्सपेंडिचर को एसेट मान लिया, तब दिक्कत नहीं है, तब हम सारे बच्चे आराम से कर लेंगे, मैं भी आराम से कर लूंगा। बट जब बीच वाले किसी साल में गड़बड़ हुई होगी तब हमें अगले सालों में भी रिस्पेक्टिव चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि या तो वो बैलेंस एसेट में पड़ा रहा होगा अगले सालों में भी, या फिर वो हमारे पास पीएनएल में पड़ा रहा होगा अगले सालों में भी। गलती हम कब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, गलती जो ये सारी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम 2019 के एंड में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहां पर हमारा लास्ट ईयर खत्म हो रहा है। तो इन गलतियों को हमें अभी सुधारना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पीछे से। तो हमने पीछे से अपनी यहाँ पर गलती सुधारी, अब हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे आराम से। तो पहले साल में हमारे पास ये आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। अगले साल में देखो अब मेरे पास -55,000, उसमें से फिर -50,000 रुपए और मेरे को प्लस करने हैं 5,000 रुपए। तो अगर यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करी जाए तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास -1 लाख आ जाएगा। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं बार बार इसी पे एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप गलतियां करोगे एंड ट्रस्ट में अपने प्री बोर्ड्स में देख लेना ये गलतियां, या अपने स्कूल के यूनिट टेस्ट में आप लोग मिड सेम एग्जाम्स में ये गड़बड़ खुद ही देख लोगे। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 1,20,000, देन हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा 60,000। आओ फटाफट से इनका टोटल कर लें, तो टोटल यहाँ पर हमारे पास इनका कितना आ जाएगा, 1.5 लाख में से 1 लाख गए 50, 50 और 1 20 और 1 80, ये हमारे पास आ जाएगा 2,30,000 रुपए। अब हम यहाँ पर गुडविल निकाल सकते हैं अपनी, तो हमारी गुडविल यहाँ पर कितनी आ जाएगी, गुडविल हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 2,30,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और वो हमारे पास कितने थे, 2 ईयर्स परचेज। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, ये कट जाएगा यहाँ पर, और हमारी जो गुडविल आ जाएगी, गुडविल का हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा ₹1,15,000। सो दैट्स आवर फाइनल आंसर यहाँ पर। और हमारी ये वीडियो फाइनली यहीं समाप्त होती है। आई नो बहुत ज़्यादा हो गया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो करेंगे वो करेंगे अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक।
ये करवाना बहुत इंपॉर्टेंट, और ट्रस्ट मी इतने अच्छे और इतने आसान तरीके से कराऊंगा, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में, और एक दो क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हम लोग अपने सुपर प्रॉफिट और बाकी मेथड के साथ स्टार्ट करेंगे। बट हमारे पास जो ये मेथड है एवरेज प्रॉफिट, ये सबसे बड़ा है इस चैप्टर में। इसके बाद हमारे पास बहुत छोटे 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 मेथड्स हैं, उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।